हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसा चल रहा है आप लोगों का? सब कुछ ठीक है? क्लास 10th के बारे में पूछ रहा हूं मैं। ऑब्वियसली थर्मल कैपेसिटी की आज हम बात करेंगे या हीट कैपेसिटी की, और कैलोरीमेट्री चैप्टर चल रहा है। लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने डिस्कस किया था किस चीज का, इंट्रोडक्टरी पार्ट, हीट एंड टेम्परेचर की बात की थी। यहां पर हम बात करने जा रहे हैं थर्मल कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी। साथ ही साथ हमने ये भी बोला था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की भी बात की थी। उस समय मैंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात की थी, तो ये भी कहा था कि आगे करेंगे। तो आज हम लोग थर्मल कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनकी बात करेंगे। डेफिनेशन क्या होती है, क्या चीजें होती हैं, इसकी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, बेल आइकन यूज करें ताकि कोई भी नई वीडियो अगर आ रही है तो आपको मिल जाए। वैसे मैंने जो रिक्वेस्ट किया था किसी ने, कुछ लोग व्हाट्सएप पे करते हैं, कुछ लोग सीधे जो आपका यूट्यूब का कमेंट होता है उसमें करते हैं। तो कमेंट्स में मैंने कह दिया था कि पहले मैं 10th को पूरा करूंगा। हालांकि साथ ही मैं कई बार इसको डिस्कस किया हूं कि क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ती है 9, 10, 11, 12। हालांकि 9th पे तो सबसे कम ध्यान दिया मैंने, कोशिश करने के बाद भी, क्योंकि टाइम की प्रॉब्लम रहती है। लेकिन पूरी उम्मीद है कि 9th वालों से कि कंप्लीट कर देंगे जल्दी इस सेशन के एंड होते होते। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, शुरू करते हैं। थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी क्या होती है? थर्मल कैपेसिटी का एक, मैंने कहा ना, फिजिक्स को फिजिक्स की तरह पढ़ो, मैथ्स को मैथ्स की तरह से। होता क्या है कि फिजिक्स को मैथ की तरह से, मैथ को फिजिक्स की तरह से, केमिस्ट्री को ज्योग्राफी की तरह से जब आप पढ़ोगे तो प्रॉब्लम्स होगी, यही दिक्कत आती है। तो लेकिन यहाँ पे मैंने वही कहा कि बात आती है थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी क्या होती है। एक सिंपल एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा खाना वगैरह बनता है कढ़ाई में, तो अगर स्टील की कढ़ाई में आप बनाओ तो जलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जो भी आपका भोजन होगा उसके जलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा आपने नीचे से हीट बढ़ाया और तुरंत वही मिल गया जो आप खाना बना रहे हो उसको। और अगर लोहे की कढ़ाई में थोड़ा सा अगर उसका नीचे का पोर्शन थिक है, ज्यादा मोटा है नीचे का, तो उससे क्या फायदा होता है? उससे ये फायदा होता है कि अगर टेम्परेचर थोड़ा कम ज्यादा भी होता है ना गैस का, तो मैनेज कर लेता है। उसकी वजह है कैपेसिटी, एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी जो हम हीट दे रहे हैं वो कितनी है। अब कैसे, तो ये समझिए। थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी समझने के लिए हम ये मान ले रहे हैं कि ये एक बॉडी ए है, ठीक है। इसका इनिशियल टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस और हमने इसको हीट दिया Q1। तो हीट देने के बाद इस बॉडी ए का टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो टेम्परेचर में जो चेंजिंग हुई डेल्टा टी, ठीक है। देखिए टेम्परेचर को डेल्टा टी से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल टी से भी करते हैं और थीटा से भी करते हैं। थीटा या डेल्टा थीटा, ये मत सोचिएगा थीटा एंगल है, फिजिक्स में डेल्टा थीटा भी यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, बट यहां पे हम डेल्टा टी का यूज करेंगे। तो डेल्टा टी मीन्स कितना चेंज हुआ, 35 से 25। तो ये हो गया अपने पास 35 डिग्री सेल्सियस माइनस 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये अपना हो गया 10 डिग्री सेल्सियस जब हमने Q1 हीट दिया। अब सेम कंडीशन देखिए, यही बॉडी ए सेम टेम्परेचर पर है जितना पहले था, 25 डिग्री सेल्सियस। ये सेकंड कंडीशन ले रहे हैं। इसको इस बार हमने हीट दिया Q2 और इस बार इसका टेम्परेचर हो गया ए का 70 डिग्री सेल्सियस। पहले हमने इतना हीट दिया कि 25 से 35 हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमने हीट दिया 25 से 70 हो जाए ए का। तो इस बार अगर पूछा जाए कि डेल्टा टी कितना होगा, तो 70 माइनस 25,
75 डिग्री सेल्सियस माइनस 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो गया 45 डिग्री सेल्सियस। अब आपसे कहा जाए कि Q1 और Q2 में कौन सा ग्रेटर होगा, आपको बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं होगी बताने में। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप ये कह दोगे कि Q2 इज ग्रेटर देन Q1, यानी पहले टेम्परेचर डिफरेंस केवल 10 था तो हमने Q1 दिया, अब टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ गया 45, तो हमने Q2 दिया, तो हीट ज्यादा देना पड़ेगा। जैसे एक और एग्जांपल कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि एक काम करो बेटा, गैस पे पानी गर्म कर दो, थोड़ा सा गर्म करना बिल्कुल, ठीक है, जिसे गुनगुना पानी कहते हैं, थोड़ा सा, और ला दो। तो आपने गैस जलाया 1 गिलास और थोड़ा सा हुआ, ला के दे दिया। लेकिन अगर वही कहें कि बेटा एकदम बिल्कुल खौलता हुआ बॉइल्ड पानी लाना, तो फिर आप गैस चालू करके ऐसे वेट करोगे कुछ देर तक, तो उसे पूरी तरह बॉइल्ड करने में 100 डिग्री सेल्सियस जिसको बोलते हैं, टाइम लगेगा कि नहीं? गैस ज्यादा लगेगी, टाइम तो छोड़ दीजिए, गैस ज्यादा लगेगी, यानी हीट ज्यादा लगी। तो जो भी सराउंड का टेम्परेचर है, ठीक है, वो तो फिक्स है। तो पहली बार आपने थोड़ा सा बढ़ा के दिया तो हल्का सा गैस लगा, और दूसरी बार बहुत ज्यादा गैस आपको लगानी पड़ी, है ना? तो फिर अब जब ज्यादा गैस लगानी पड़ी मतलब हीट एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़ी, उसी की तो यहां पे बात कर रहे हैं। पहले 25 से केवल 35 चाहिए, तो 10 डिग्री का डिफरेंस है, तो हीट एनर्जी हमने Q1 दिया, और यही 25 से 70 डिग्री तक जाने के लिए हमें कितना देना पड़ा Q2। ये तो डिफरेंस कितना आ गया 45 का, ये डिफरेंस आया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी ज्यादा हीट हम इसमें देंगे टेम्परेचर का डिफरेंस उतना ही ज्यादा होगा, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, ठीक है। जितनी ज्यादा हीट सप्लाई करेंगे टेम्परेचर का डिफरेंस उतना ज्यादा आएगा, क्लियर है ना? और ज्यादा चाहिए 70 से 25 से 70 ना लेकर 25 से 100 चाहिए, और ज्यादा हीट आपको देना पड़ेगा। बात आई समझ में? तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। अब यहां पे है प्रोपोर्शनल साइन, तो इसको हटाना है तो एक कांस्टेंट यूज करेंगे C, क्योंकि जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटाना होता है हमें क्या यूज करना पड़ता है, कांस्टेंट। और हम क्या बोलते हैं, वेयर कैपिटल C इज कांस्टेंट कॉल्ड हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी, ठीक है। अब जैसे पूछते हैं लोग कि यार इसका डेफिनेशन क्या होगी, अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेल्टा T, ठीक है, आते हैं उस पर। डेल्टा T नहीं, C, तो C इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन डेल्टा T। तो अगर हम बात करें यूनिट ऑफ C इक्वल टू क्या होगा, यूनिट ऑफ Q अपॉन डेल्टा T, यानी ये हो जाएगा जूल पर डिग्री सेल्सियस, या फिर कई लोग ऐसे भी लिखते हैं जूल पर डिग्री सेल्सियस, या फिर जूल पर केल्विन भी यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। और कल ही मैंने बताया था कि जब डिफरेंस की बात करेंगे तो जो डिफरेंस सेल्सियस स्केल का होगा वही केल्विन का होगा। मैं फिर आपको एक बार रिपीट कर दूं, जैसे मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है, इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, 10 से चेंज होके ये कितना हो गया 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये बताइए कि डिफरेंस कितना आएगा इनका, 15 माइनस 10 यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस, ये इनका डिफरेंस है, ठीक है। अब आप इसको कन्वर्ट कर दो केल्विन में, तो 10 प्लस 273 यानी कि 283 केल्विन, इसको भी कर दो केल्विन में कन्वर्ट, तो क्या होगा 273 प्लस 15 288 केल्विन, तो ये आ जाएगा 5 केल्विन। तो देखिए 10 283 के इक्वल है,
15 288 के इक्वल है। लेकिन जब दोनों के डिफरेंस की बात करेंगे तो जो डिफरेंस सेल्सियस स्केल का है वही डिफरेंस केल्विन स्केल का है। उसका रीजन है ना, दोनों में जो 273 है जब माइनस करेंगे तो हट जाता है। ठीक है, तो हमें आपको यही बताना है कि सेल्सियस स्केल का डिफरेंस और केल्विन स्केल का डिफरेंस, ध्यान से समझना, सेल्सियस और केल्विन इक्वल नहीं होते, लेकिन जितना डिफरेंस सेल्सियस स्केल में आता है जब डिफरेंस की बात करेंगे वही डिफरेंस केल्विन स्केल में आता है। ठीक है, तो हम यहां पे जूल पर डिग्री सेल्सियस या जूल पर केल्विन ये हम यूज करते हैं। अब आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सी, तो देखिए यहां से Q इक्वल टू कितना है अपने पास, C डेल्टा T, यही है ना। अगर हम ये मान लें इफ डेल्टा T इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, डिफरेंस तो सेम है, तो Q इक्वल टू क्या हो गया यहां से C, यानी हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी क्या होती है। तो हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी, ध्यान से देखिएगा यहां पे, हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी कैन बी डिफाइन एज, देखिए हीट कैपेसिटी सी जिसकी बात कर रहे हैं और थर्मल कैपेसिटी कैन बी डिफाइन एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर एनी बॉडी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर एनी बॉडी when change in temperature by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। फॉर्मूले देखकर आप डेफिनेशन लिख सकते हो, लर्न करने की जरूरत नहीं है। फिर देख लीजिए QC के इक्वल है कब है, जब डेल्टा T 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। तो डेफिनेशन अपने पास क्या हो गई, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, डेफिनेशन ऑफ C, इस C की बात कर रहे हैं यहां पे, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड C, it is the amount of heat required for any body, किसी भी बॉडी के लिए, it is the amount of heat required, Q क्या है, हीट है, it is the amount of heat required for any body when change in temperature by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज और बताएं, मान लीजिए कि ये एक बॉडी है A, ठीक है, दूसरी बॉडी है B, दोनों सेम है, दोनों आयरन के हैं, दोनों मेटाल्स के हैं या दोनों कॉपर के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और दोनों सेम मटेरियल के हैं A और B, लेकिन इनका मास अगर डिफरेंट है तो हीट कैपेसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। सुन लीजिए ध्यान से, टू बॉडीज सेम मटेरियल के हैं और मास डिफरेंट है तो हीट कैपेसिटी डिफरेंट होगी, पहली चीज। अच्छा, दो बॉडी सेम मास के हैं A और B, ये दोनों सेम मास के हैं, लेकिन मान लीजिए कि ये आयरन का है और एक कॉपर का है, तब भी इनकी हीट कैपेसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो आपसे कहा जाए कि क्या सेम मास की बॉडी का हीट कैपेसिटी डिफरेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है अगर वो डिफरेंट मटेरियल के हैं, लेकिन सेम मास की बॉडी है और सेम मटेरियल है तो हीट कैपेसिटी सेम होगी। ठीक है, अगर सेम मास की बॉडी है और सेम मटेरियल है तो हीट कैपेसिटी डिफरेंट होगी। हां, डिफरेंट मास की बॉडी है, सेम मटेरियल है, सॉरी मैं गलत बोल गया, सेम मास की बॉडी है और सेम मटेरियल है तो हीट कैपेसिटी सेम होगी। लेकिन अगर डिफरेंट मास की बॉडी है, मटेरियल सेम है, तब भी हीट कैपेसिटी डिफरेंट होगी, और सेम मटेरियल के डिफरेंट मास की बॉडी है तब भी हीट कैपेसिटी डिफरेंट होगी। ठीक है, थोड़ा सा आपको अच्छे से बता दें, पहली चीज हमने मान लिया कि यहां पे थोड़ा समझिए आप इसको, अगर हम बात करें सेम हीट कैपेसिटी, सेम हीट कैपेसिटी कब होगी, जब दो बॉडी है इनका मास भी सेम हो और दोनों सेम मटेरियल है। मान लो दोनों के दोनों क्या है, कॉपर, मास सेम है, मटेरियल सेम है, तो हीट कैपेसिटी सेम होगी, मास सेम, मटेरियल सेम। लेकिन अगर मास डिफरेंट है और मटेरियल सेम है, या मटेरियल डिफरेंट है, मास सेम है,
यानी हीट कैपेसिटी केवल एक ही केस में सेम होगी, जब दोनों बॉडी का मास सेम हो, दोनों का मटेरियल सेम हो, दोनों कॉपर के हों, दोनों आयरन के हों, दोनों एल्यूमिनियम के हों, कोई दिक्कत नहीं, सबका हीट कैपेसिटी सेम होगी। लेकिन अगर मास हमने चेंज किया दो बॉडी का, भले वो सेम मटेरियल के हों, तो हीट कैपेसिटी चेंज हो जाएगी। बात आई समझ में? मास चेंज कर दिया सेम मटेरियल का, तो हीट कैपेसिटी चेंज हो जाएगी। अच्छा, मास चेंज नहीं किया, मटेरियल चेंज कर दिया, तब भी हीट कैपेसिटी चेंज होगी। तो फाइनली हीट कैपेसिटी के बारे में हम यही कहेंगे कि हीट कैपेसिटी सेम मास और सेम मटेरियल की बॉडी है तो हीट कैपेसिटी सेम होगी, और मास और मटेरियल में से कोई भी अगर हमने चेंज किया तो दोनों बॉडी की हीट कैपेसिटी क्या होगी? डिफरेंट होगी। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अब बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? तो देखिए, तो हीट कैपेसिटी के बाद हमारे पास बात आती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। ठीक है, हम यहां बात करने जा रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। अब आप कहोगे यार हीट कैपेसिटी है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, तो स्पेसिफिक मतलब इसमें समथिंग स्पेशल, ये चीज तो आ ही गई भाई, अदरवाइज क्या डिफरेंस है? जैसे कहते हैं ना, इनको आप रिस्पेक्ट दो और इनको स्पेशली आपको रिस्पेक्ट देना है। तो दो लोग हैं तो दोनों में जो दूसरा आदमी है उसकी कुछ खास वैल्यू है, तो वही चीज यहां पर भी आती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में। इसमें हम दो चीजों का डिस्कशन करेंगे। मान लीजिए कि ये एक बॉडी है ए, इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और ये 2 kg की बॉडी है, ठीक है। इसको जब हमने हीट दिया Q1, तो इसका टेम्परेचर जो बॉडी ए है कितने की? 2 kg की, इसका टेम्परेचर हो गया 10 से 50 डिग्री सेल्सियस, यानी कितना इंक्रीज किया? इंक्रीज बाय 40 डिग्री सेल्सियस। देन सेकेंड बॉडी है बी, इसका मास है 10 kg, ये भी 10 डिग्री सेल्सियस पर है, और इसको हमने हीट सप्लाई किया Q2। देन इसका टेम्परेचर भी हम 50 डिग्री सेल्सियस पर लेकर गए। दोनों बॉडी के मास डिफरेंट है, इन दोनों बॉडीज के मास डिफरेंट है, लेकिन दोनों बॉडी का टेम्परेचर 10 से 50 हम लेकर जा रहे हैं। तो फर्स्ट को हमने Q1 हीट दिया और सेकंड को Q2 हीट दिया, तो क्लियर है कि Q2 क्या होगा? ज्यादा होगा Q1 से, क्योंकि अगर मास को इंक्रीज करेंगे तो हीट भी इंक्रीज करना पड़ेगा। आपसे कहा जाए कि एक काम करो, 1 लीटर वाटर को बॉयल कर दो, तो आपने गैस लगाया, बॉयल हो गया। नेक्स्ट टाइम आपसे कहा गया एक काम करो, 10 लीटर वाटर को बॉयल करो, तो 10 लीटर में भी क्या हीट उतनी ही खर्च होगी? बिल्कुल नहीं होगी, उसमें आपको ज्यादा हीट खर्च करना पड़ेगा। कहीं पर इससे अच्छा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं। अमाउंट, एक बहुत काफी छोटा परिवार है, ठीक है, हम दो हमारे दो वाली बात है, तो काफी छोटा परिवार है, उसको आपने गैस सिलेंडर दिया जो नॉर्मली डोमेस्टिक यूज के लिए होता है। उनके यहाँ सिलेंडर 1 मंथ चलता है, और एक कंबाइंड फैमिली है जिसमें 15-20 लोग हैं, तो उनके यहां सिलेंडर 10 दिन में खर्च हो जाता है। तो क्यों भाई? पहले जो फैमिली है जिसमें केवल 4 लोग हैं, तो वहां पर सिलेंडर 1 महीने चलता है, 1 मंथ पूरे, और जो सेकंड है उसमें पता चला 10 डेज में ही निपट गया। ऐसा क्यों? इसलिए कि जो सेकंड हम बात करें, जो कंबाइंड फैमिली है, इसमें नंबर ऑफ मेंबर ज्यादा है, वहां पे खाना ज्यादा बनता है, भोजन ज्यादा बनता है, अमाउंट ज्यादा है, तो वहां पे हीट का कंज्यूमशन ज्यादा है, वहां मास ज्यादा कंज्यूम हो रहा है,
और जहां पे केवल 4% है या 3% है, वहां मास कम कंज्यूम हो रहा है। तो क्लियर है कि जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा हमें हीट देनी पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज तो यही है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। और दूसरा वाला जो था वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जो सेकंड वाला केस था वो हम डिस्कस कर चुके हैं। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा हीट उतना ही ज्यादा हमें सप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहां से देखिए, अगर हम देखें तो ये हो गया इक्वेशन 1 एंड इट इज द सेकेंड इक्वेशन। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M डेल्टा T। प्रोपोर्शनल साइन वहां भी आया था, प्रोपोर्शनल साइन यहां भी आ गया, प्रोपोर्शनल साइन वहां भी था, प्रोपोर्शनल साइन यहां भी है, लेकिन डिफरेंस है। वहां पे केवल क्या था, M था, सॉरी डेल्टा T था, यहां पे M भी है और डेल्टा T भी है। तो हम इसको प्रोपोर्शनल साइन को, आपको भी पता है, इक्वल हटाया तो प्रोपोर्शनल साइन लगा दिया, प्रोपोर्शनल इक्वल हटाया, कांस्टेंट को हटाया, इक्वल के साथ कांस्टेंट हटता है तो प्रोपोर्शनल साइन लगा दिया। और अगर प्रोपोर्शनल साइन को हटा के यहां इक्वल लगाया तो हमें एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, CM डेल्टा T। यहां पर हम ये बोलते हैं कि वेयर C इज कांस्टेंट कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, हीट कैपेसिटी का होता है कैपिटल C और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या होता है, स्मॉल c। ठीक है, अब अगर हम यहां पे देखें तो C इक्वल टू क्या होगा, Q इक्वल टू CM डेल्टा T। तो C इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा T, है ना। तो चलिए यहां पे बात करने जा रहे हैं यूनिट ऑफ C। स्मॉल c है, ध्यान देना, स्मॉल c और कैपिटल C इक्वल टू यूनिट ऑफ Q अपॉन M डेल्टा T। तो ये हो जाएगा जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, या हम ऐसे लिखते हैं जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस या जूल पर केजी पर केल्विन, क्योंकि डिफरेंस की बात है। ये हो गई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि भाई ठीक है, यूनिट तक तो ठीक है, डेफिनेशन भी तो बताओ भाई, डेफिनेशन तो बोलनी पड़ेगी। अच्छा, डेफिनेशन हम पहले भी बोल देते लेकिन वो चीज याद नहीं होती है, फिर आप या फिर लर्न कर लो हिस्ट्री की तरह से, सब्जेक्ट पर कमेंट नहीं कर रहा हूं, बायो की तरह से लर्न तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज भी यहां पे है। तो देखिए यहां से Q इक्वल टू क्या हो गया, CM डेल्टा T। यही है ना, स्मॉल c है, कंफ्यूज मत हो ना, लिखने में छोटा बड़ा बन सकता है। तो अगर हम ये मान लें ये स्मॉल c है, अगर हम ये एज्यूम कर लें कि इफ M इक्वल टू 1 kg एंड डेल्टा T इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, बात आई समझ में। डिफरेंस में मैं फिर रिपीट कर दूं, सेल्सियस और केल्विन स्केल का जो डिफरेंस होता है यहां पे वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो मास की वैल्यू है 1 kg और टेम्परेचर क्या है 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। तो क्या हो जाएगा यहां पे, Q इक्वल टू C तो ऐसे ही रहेगा, मास है 1 kg और डेल्टा T भी 1 डिग्री सेल्सियस या 1
ये जो है ना मास, ये 1 kg, और ये डेल्टा टी भी क्या है 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, ये एरो से बताया है मैंने इसको, और ये भी, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, Q इक्वल टू C। अब यहां से हम इसके डेफिनेशन की बात कर सकते हैं, यहां से हम इसके डेफिनेशन की बात कर सकते हैं। कैसे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ध्यान से देखो क्लियर हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट, बिल्कुल सेम, देखोगे तो कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर m कितना है 1 यूनिट मास ऑफ द बॉडी व्हेन चेंज इन टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, काम खत्म, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए क्या बोलेंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, इट इज द, देखिएगा फिंगर हमारा कहां है, मार्कर, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर यूनिट मास ऑफ द बॉडी, इट इज द amount of heat required for unit mass of the body when change in temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin। क्लियर है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर यूनिट मास ऑफ द बॉडी व्हेन चेंज इन टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन डिनोटेड बाय स्मॉल c। ये हो गया अपना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किस किस चीजों पर डिपेंड करती है और डिफरेंस क्या है हीट कैपेसिटी में और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, ये भी हम लोग देख लें। तो देखिए, अब हीट कैपेसिटी का तो मैंने बता दिया था कब सेम होगा क्या होगा। अब थोड़ा सा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो जैसे हमने ये एक बॉडी ले लिया, एल्यूमिनियम का, और ये एक और बॉडी ले लिया हमने, ये भी अपना एल्यूमिनियम का है, ये दोनों बॉडी है, दोनों एल्यूमिनियम के, तो इनकी हीट कैपेसिटी डिफरेंट होगी, ऑब्वियसली होगी। मैंने कहा था ना, क्योंकि हीट कैपेसिटी जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है, मास पे। तो अगर पूछा जाए कि इन दोनों की हीट कैपेसिटी, अगर इसकी C1 है और इसकी C2 है, तो C1 इज नॉट इक्वल टू C2। ये क्या है, ये है हीट कैपेसिटी, ये डिफरेंट है, ठीक है। और अगर इनकी हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसकी C1 है और इसकी C2 है, तो C1 इक्वल टू C2। यहां पे स्मॉल है, थोड़ा सा छोटा बना दे रहा हूं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब यहां लाइन तो चूंकि होती नहीं है, तो ये जो है ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये इक्वल होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सेम मटेरियल है और उनका मास डिफरेंट है तो हीट कैपेसिटी डिफरेंट होगी, लेकिन सेम मटेरियल का मास कुछ भी हो, जितने भी टाइप के सेम मटेरियल हो, चाहे इंडिया के हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के हो, चाहे पाकिस्तान के हो, ठीक है, हालांकि उनकी क्वालिटी थोड़ी अलग होती है पाकिस्तान वालों की, बट फिर भी ठीक है, और चाहे श्रीलंका के हो, चाहे यूएस के हो, कहीं के भी हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबकी सेम होगी। हीट कैपेसिटी मास पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी है जानना कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। अब बहुत सारे मटेरियल होते हैं, उनका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जैसे वाटर की होती है 4.18 जूल पर ग्राम,
या 4.18 जूल पर 4.18 इंटू 10³ जूल पर केजी। ठीक है, तो ये अलग अलग होती है, उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, और अगर न्यूमेरिकल में भी पूछते हैं तो आप फाइंड कर लोगे। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि डिफरेंस क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में और हीट कैपेसिटी में, तो ये है अपना हीट कैपेसिटी और ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो सबसे पहले अगर मास की बात करें तो ये मास पर डिपेंड करती है और ये मास पर डिपेंड नहीं करती। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड करती है और नहीं करती है, और हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड करती है। इसकी जो यूनिट होती है ये होती है जूल पर केजी, और इसकी जो यूनिट होती है क्या लिख रहा हूं यार मैं, जूल पर डिग्री सेल्सियस, और इसकी जो यूनिट होती है जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं जूल पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। ठीक है, या जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है सी, वो तो हमने कर दिया, ये होता है क्यू अपान डेल्टा टी, और इसकी जो होती है वो होती है क्यू अपान एम डेल्टा टी। मीन्स ये क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर, ये क्या होगा, एनर्जी पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर, ये भी लिख सकते हो जो डेफिनेशन हमने आपको बताया। ठीक है, बाकी दोनों में ही, इसमें भी क्या होता है, टेम्परेचर की चेंजिंग 1 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, इसमें 1 डिग्री सेल्सियस तो चेंज होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ यूनिट मास भी होना चाहिए, ये भी होता है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में डिफरेंस क्या होता है, ये हो गया। अभी हम जब बात कर रहे थे मेरे दिमाग में आया कि कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे मान लीजिए कि हम बात करें वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो हम लिखते हैं 4.8 या 4.2 जूल पर ग्राम, या हम लिखते हैं 4200 जूल पर केजी। तो एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। ठीक है, जूल पर ग्राम है, तो जूल 1 ग्राम क्या होता है, 10⁻³ केजी होता है ना। ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करोगे, अब इसको ऊपर लेकर जाओ तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁴ जूल पर केजी। ठीक है, तो आगे से आप याद रखिएगा बहुत अच्छे से कि अगर जूल पर ग्राम है तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻³ जूल पर केजी। ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं जूल पर ग्राम इक्वल टू 10⁻³ जूल पर केजी, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, जूल पर ग्राम, ग्राम नीचे है ना भाई, ऐसे कॉन्सेप्ट समझो, 1 ग्राम को देने के लिए इतना जूल चाहिए, तो 1 केजी को ज्यादा चाहिए ना, तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर देना, जल्दबाजी में आप -3 कर देते। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक और चीज आती है, यह आता है कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, तो इसको अगर हम लिख लें कैलोरी पर ग्राम, कन्वर्ट करना है, तो कैलोरी क्या होगा 4.2 जूल, और ग्राम क्या होगा 10⁻³ केजी। कैलोरी पर ग्राम है तो एक कैलोरी पर ग्राम, ग्राम को नीचे भेज दिया मैंने। ठीक है, तो कैलोरी को कन्वर्ट करने के लिए 4.2 जूल, 4.186 या 4.18 या 4.2 जूल, जो अच्छा लगे यूज कर लेना, 4.2 अच्छा है। ठीक है, तो मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं कर लिया। ठीक है, और ग्राम 10⁻³ तो इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो -3 + 3 हो गया, तो 4.2 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी। तो कैलोरी पर ग्राम क्या हो गया 4.2 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी। ठीक है,
अब इसके अलावा एक दो चीजें और आ गई जब इसी के साथ, जहां आप गलती करते हो। मान लो इनका आ गया किलो जूल पर केजी, तो किलो को हटाने के लिए क्या करेंगे, 10⁻³ जूल पर केजी या जूल पर केजी, ये भी याद रहेगा। अब मान लीजिए आ गया किलो कैलोरी पर केजी, तो किलो को हटाइए 10⁻³ कैलोरी पर केजी, और कैलोरी को हटाइए तो 10⁻³ जब कैलोरी में कितना 4.2 का मल्टीप्लाई किया तो ये जो कैलोरी है वो किसमें कन्वर्ट हो गई, जूल पर केजी। तो ये हो गया अपने पास, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यूज कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहिए, तो यूनिट को देखते हुए, ठीक है। न्यूमेरिकल में हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी हमें करनी है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा इसमें कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री एक बार हम कर लें तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ज्यादा आसान हो जाती है, ठीक है। फिर भी और भी हम करेंगे कोशिश, लेकिन मैंने जैसा कि आपसे बताया था 1 या 2 लेक्चर के बाद मुझे भी अपने गांव जाना है, तो थोड़ा सा 4 या 5 दिन का, क्योंकि मैं संडे को वापस आऊंगा, तो आज ट्यूसडे है, तो मान के चलिए कि 1 वीक भी लग सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अगर वहां मौका मिला तो अगर किसी बोर्ड की व्यवस्था हो गई तो मैं कर दूंगा, नहीं तो इतना वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।